उत्तराखंड ने किया कमाल, 100 करोड़ का मिला इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जी हां, धामी के काम से मोदी सरकार खुश हुई है। करोड़ों का उपहार दीपावली के पर्व के मौके पर देवभूमि को मिला है। ये पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। स्वागत करते हैं पंकज प्रसून जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत पंकज जी आपका। और ये खबर दरअसल जुड़ी हुई है खनन को लेकर के, जिसको लेकर कहा जाता है कि उत्तराखंड के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खनन से आता है और इसी खनन पर सियासी खनखनाहट भी बहुत सूबे में सुनाई देती है। इस बार तो दिल्ली तक भी ये खनखनाहट सुनाई दी थी और तमाम तरह के आरोप विपक्ष मौजूदा सरकार पर लगाता रहा कि एक खनन माफियाओं को पनाह देने वाली सरकार है, खनन अवैध खनन को बढ़ावा देने वाली सरकार है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और जो रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड आया है धामी सरकार का, वो चौंकाता है। और धामी सरकार की पीठ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने थपथपाई है। इसी पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड, जहां कभी खनन क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े होते थे, वहीं अब तस्वीर बदल रही है। धामी सरकार के कदम अब रंग लाने लगे हैं और इसकी गवाही खुद केंद्र सरकार दे रही है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने देश भर के राज्यों का खनन सुधारों को लेकर एक विशेष खनन तत्परता सूचकांक जारी किया और इस लिस्ट में उत्तराखंड ने अपनी खास जगह बना ली है। पंजाब और त्रिपुरा के साथ उत्तराखंड को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है और इसके साथ ही राज्य को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी ताकि खनन सुधारों को और मजबूत बनाया जा सके। दरअसल केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में साफ कहा था कि अब खनन में अच्छा काम करने वाले राज्यों को न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि उन्हें आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्यों को कई पैमानों पर परखा गया। खनन सुधार और नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण, खनिज खोजने की क्षमता और प्रशासनिक दक्षता, इन सभी मानकों पर उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और यही वजह है कि आज राज्य का नाम इस सूचकांक में शामिल हुआ। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में सुधारों को लेकर कई बड़े और ठोस कदम उठाए हैं। खनन के लिए ई नीलामी प्रणाली लागू की गई ताकि पारदर्शिता बढ़े और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया। खनिजों के परिवहन के लिए ई रसीद सिस्टम को सख्ती से लागू किया गया, जिससे टैक्स चोरी और अवैध ट्रांसपोर्टेशन पर नजर रखी जा सके और संवेदनशील इलाकों में सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए ताकि विकास के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इन कदमों का नतीजा अब देश के खनन क्षेत्र में उत्तराखंड की एक और नई और मजबूत पहचान बन रही है। खनन नीतियों में पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सतत विकास पर जोर, यही है धामी सरकार का मॉडल जो अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। आने वाले समय में इन सुधारों से न सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यानी खनन में पारदर्शिता और प्रगति उत्तराखंड की नई पहचान बन रही है। तो देखा आपने किस तरह से साफ हो जाता है कि खनन को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने पर धामी सरकार को यह प्रशंसनीय कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से मिले हैं। पंकज जी, ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपका क्या कुछ कहना है इस पर, एक पत्रकार होने के नाते, तब जब खनन को लेकर के विपक्ष विधवा विलाप करता है, रोता है कि ये सरकार इससे अपने भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है? भुवन जी, इस देश में माइनिंग जो है ना, वो 2 नंबर के काम के लिए दुधारू गाय बन गई थी। जब भी माइनिंग से जुड़ी कोई खबरें आती थी कि माइनिंग माफियाओं ने मध्य प्रदेश में इसको कुचल डाला, तो माइनिंग में इतने करोड़ का घोटाला हुआ, इसी तरह की खबरें आती थी ना माइनिंग को लेकर। अब मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया और राज्यों को रैंकिंग देने लगी कि पहला क्राइटेरिया यह था कि नीति के मामले में कौन राज्य कितना ट्रांसपेरेंट है माइनिंग पॉलिसी के बारे में जी। दूसरा, पर्यावरण को लेकर कितना सेंसिटिव है उस राज्य की जो पॉलिसी है वो। तीसरा, कि माइनिंग कैपेसिटी किस राज्य की कितनी बढ़िया है, जो भी अवेलेबल है। प्रशासन दक्ष किस राज्य के पास सबसे बेहतर है। और पांचवा, तकनीक का इस्तेमाल माइनिंग सेक्टर में कौन कर रहा है। इन्हीं 5 क्राइटेरिया के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तैयार होने लगी। हाँ। अब उत्तराखंड को इनाम मिला है। पता है उत्तराखंड में माइनिंग को लेकर कितना बड़ा मुद्दा था?
खास करके मुझे याद है निशंक जी के जमाने में माइनिंग को लेकर तो एक अलग कहानियां चला करती थी, लेकिन क्या किया, कहा कि अगर मैं आदमी आदमी पे गार्ड बैठाने लगूंगा ना तो कभी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वो जो गार्ड रहेगा वो चौकीदार चोरी करने लगेगा। बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि मैं पॉलिसी स्तर पे सुधार करता हूं। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि माइनिंग ऑक्शन को ऑनलाइन कर दिया और सार्वजनिक, वो ट्रांसपेरेंट हुआ, ई नीलामी जिसको बोलते हैं वो शुरू करवा दिया कि कोई भी आकर ऑनलाइन जाके अपना कोड डाल सकता है। दूसरा कि सही समय पर रिस्पॉन्स टाइम, ऐसा नहीं कि माइनिंग के लिए मैंने टेंडर डाल दिया और घूम रहे हैं सालों और अपने मंत्री जी ने अपने किसी साले बहनोई को वगैरह दे दिया, वैसे नहीं होता। अब यह है कि दिनों के अंदर उस पर फैसला होना है। अब इसमें बताइए क्या कर लेगा, चोरी ऑनलाइन है ही। तीसरा पर्यावरण को लेकर, उसमें उत्तराखंड को, हाँ उसमें उत्तराखंड को इनाम मिला है। पॉलिसी कुछ इस तरह की है। अच्छा, एक पता है ना कैप्टिव एरिया कहा जाता है माइनिंग का, उसमें क्या था, पहले यूपीए के सरकार में होता था कि मान लीजिए हमको एक में माइनिंग का अधिकार मिला है, देखने वाला कोई नहीं था, ले लिया वो ब्लॉक, मान लिया कि कहीं कोल ब्लॉक है या कहीं पत्थर खनन करना है, एकड़ अपना वाला के पहले आपस खोदना कि अपना वाला तो अपना है ही, पहले एक्स्ट्रा तो कुछ कर ले। यही घोटाला होता था कि जितना आपका अधिकार, और रखे हुए हैं बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि मेरा वाला एक तो जब मन तब निकालेंगे, जब सरकार कड़ाई करने लगेगी, जांच और चलेगा, लेकिन पहले आसपास निकाल के बेच देते। ये होता था। और आपको याद होगा उस वक्त जयराम रमेश हुआ करते थे, फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिनिस्टर जी। अरे बाप रे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पे सारंडा में हर हफ्ते आते थे। अब खैर छोड़िए वो कहानियां, छोड़िए। अभी जो किया है तो वही, एक तो टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट मैपिंग होगी, बिल्कुल सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है उतना ही, हाँ लगाने के लिए खनन सैटेलाइट मैपिंग होगी कि आप जो काम कर रहे हो 24 घंटा दिख रहा है सरकार को, कहीं भी बैठ के माइनिंग डिपार्टमेंट देख लेगा। दूसरा कि ई ऑक्शन हो गया, ई नीलामी होगी, सबके सामने होगी, 15 दिन के अंदर आपका फैसला होगा। और चौथा, जहां निकाल रसीद सिस्टम भी है जिसमें टैक्स चोरी, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रसून जी, उस पर भी नजर रखने का काम जो है वो हो सकेगा। जब मैनुअल होगा तब भ्रष्टाचार कीजिएगा ना वो तो सब ई है। अब एक ट्रक निकला, उसका पता चला कि ऑनलाइन चढ़ना है तभी वो निकलेगा, अब वहां पे क्या कर लीजिएगा। बिल्कुल पंकज जी, मैं थोड़ा तो इसीलिए इनाम मिला, थोड़ा ग्राफिक्स देख लेते हैं और जो बातें आप कह रहे हैं इनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, अपने दर्शकों को भी समझा देते हैं, फिर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। उत्तराखंड में कैसे खनन पर धामी सरकार का काम रंग ला रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बताते हैं। और उत्तराखंड में केंद्रीय खनन मंत्रालय ने खनन तत्परता सूचकांक जारी किया, उत्तराखंड को सी कैटेगरी में रखा है, लेकिन 100 करोड़ की जो मदद है वो की गई है, दी गई है, ताकि और बेहतर हो सके माइनिंग पर जो सरकार काम कर रही है। माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है, आपको बता दें उत्तराखंड में इसको लेकर के खूब सियासी बवाल भी होता है। आइए कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स से जरिए देते हैं, कैसे बजट 2025-26 में कहा गया था कि अब खनन में, ये केंद्र सरकार का बजट है, जिसमें कहा गया था कि खनन में अच्छा काम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस लिस्ट में जो राज्य अच्छा काम करेंगे उन्हें केंद्र की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। और इस वक्त उत्तराखंड ने वो काम करके दिखाया। इसके लिए केंद्र के खनन मंत्रालय ने कई बातों को देखकर राज्यों को रैंक दिया, जैसे खनन में सुधार, नीतियों में पारदर्शिता, पर्यावरण का ध्यान, खनिज की खोज करने की क्षमता और कामकाज की कुशलता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा और जानकारी आपको दें, जो खनन सुधार के लिए कदम उठाए गए, जो बता रहे थे पंकज जी, ई नीलामी प्रणाली, खनन से संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज किया गया, अवैध खनन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई, मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया गया। खनिज परिवहन के लिए जो ई रसीद प्रणाली है उसको सख्ती से लागू किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को अपनाने पर भी जोर दिया गया। जी हां, तो ये जो पंकज जी आप बता रहे थे, इसको थोड़ा सा हमने विस्तार देते हुए और ने अपने शब्दों में गढ़ते हुए अपने दर्शकों को थोड़ा आसानी हो समझने में बताया। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। दो और मुझे
पॉइंट ऐड करता है, डीएमएफटी फंड, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है। केंद्र सरकार सीधे उन जिलों को भेजती है, उन जिलों के आईएएस ऑफिसर को, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, वो कहते हैं कि जहां अवैध कर जहां माइनिंग हुआ, तो जो गड्ढे हुए हैं उसको भरने के लिए, वहां के लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि उनका वहां के लोग भी अफेक्ट होते हैं ना। हम्म। कई बार होता है कि भाई धूल ना उड़े, उसके लिए शहर की साफ सफाई के तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड दिया जाता है, खास करके उन जिलों को। ओके। अब कई राज्यों में क्या था पता है, केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, डीएम साहब के पास पैसा आ गया, डीएम साहब अपना पैसा अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करते थे, कोई देखने वाला नहीं था, वो डीएमएफटी घोटाला होता था। अब इन्होंने क्या किया है पता है, पॉलिसी स्तर पे, कि आपने डीएमएफटी फंड से जो काम करवाया उसकी तस्वीरें अपलोड करो और सब कोई ऑनलाइन देखेगा कि भाई गांव के किसी व्यक्ति की आपने मदद की, मान लिया कि माइनिंग के दौरान उसके घर में क्रैक आ गया और आपने उसका घर बनवाया, फोटो अपलोड करके लगा दो। स्वच्छ पीने का पानी अगर आपने दिया है तो किन किन घरों में दिया है, हर घर की तस्वीर वेबसाइट पे रहेगी ना। बिल्कुल। अब नहीं होगा तो जाके देखेंगे। अब वो घपला घोटाला का सिस्टम ही खत्म। तो बहुत लोग रो रहे हैं कि कहां हमारी दुधारू गाय थी, उसको देश के लिए दुधारू गाय बनाया जी, हमारे लिए क्या। अब तो आंदोलन करो, तो ये करो वो करो, ये चल रहा है। इस देश में माइनिंग को लेकर बहुत अलग तरह की राजनीति होती थी। पहली बार इस देश में ये देख रहे हैं कि माइनिंग की प्रक्रिया और पूरा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया गया तकनीक के माध्यम से, डिजिटल। और ये हर राज्य में नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में भी, ये जो इकोसिस्टम बनाया है सरकार, केंद्र सरकार ने, कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये जो रिवॉर्ड कल्चर शुरू हुआ है, इससे आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रोत्साहन राज्यों को, राज्य सरकारों को मिल रहा है कि वो रेस में अव्वल लाने के लिए ऐसे कदम उठाए आगे आगे? नहीं, जो जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विकास में कंपटीशन है एक दूसरे से, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, महाराष्ट्र हो गया, इवन तमिलनाडु हो गया। मैं तो विपक्ष शासित राज्यों की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु हो गया, ये सब क्या कंपीट कर रहे हैं कि हम बेहतर करें। आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ राज्य ऐसे हैं और सरकारें ऐसी है कि राज्य जाए भाड़ में, मेरे जेब में क्या रहा है, उनको भारत में कंपटीशन से कोई मतलब नहीं कि मैं पहला हूं दूसरा हूं, और मैं उदाहरण दूंगा तो विवाद हो जाएगा उसमें। आज भी हकीकत यह है कि कुछ राज्य जानबूझकर पुराने नियम कानूनों को लेकर चल रहे, उनको पता है कि बाकी राज्यों ने बदल दिया, लेकिन मैं बदल दूंगा तो मेरी व्यक्तिगत कमाई बंद हो जाएगी, इस वजह से उसको पाल पोस के रखा है और वहां पे घपले घोटाले थे। और जो पॉलिसी स्तर पे लगातार सुधार करे, ट्रांसपेरेंट, उनको देखिए क्या उनका ग्रोथ है, और राज्य सरकारों को अवार्ड मिल रहा है तो प्रोत्साहन मिलता है, उनके लिए तो अच्छा है ना कि अगर मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करूं, मुझे अवार्ड मिले तो मैं और मोटिवेट होता हूं। लेकिन जिसने मान लिया है कि मुझे तो अवार्ड मिलना नहीं क्योंकि मैं चोर हूं और मुझे चोरी करना ही मेरा काम है, तो काहे का अवार्ड, काहे का मोटिवेशन। और इसी देश में दोनों तरह के राज्य हैं। जी 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 जी, इसके रिपल इफेक्ट क्या देख रहे हैं आप? मतलब ये सिर्फ खनन से राजस्व बढ़ रहा है या इससे रोजगार के भी मौके बढ़ रहे हैं, इससे और दूसरे क्षेत्रों पर भी असर पड़ रहा है, क्या देख पा रहे हैं? नहीं, इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ जो सोशल सेक्टर में देख रहा हूं मैं, कि खनन या माइनिंग को लेकर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग रह रहे हैं वहां पे खनन वाले इलाकों में बहुत एक प्रतिरोध की भावना थी। उनको लगता था कि चलो जल जंगल जमीन मेरी है और आके कोई व्यापारी खोद रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, मैं धूल फांक रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका विरोध करो। एक वो है। अब क्या हुआ कि जब वेलफेयर स्कीम वहां पहुंचने लगी, जब उसी माइनिंग से इनके लिए स्कूल्स बनने लगे, पीने का साफ पानी आने लगा, इनके बच्चों को कपड़े दिए जाने लगे, शिक्षा में सुधार हुआ, इनको रोजगार की व्यवस्था करने लगे ना, तो ग्राउंड लेवल पे वो जो विरोध था वो कम होने लगा। आज आपको पता है कि पूरे नक्सल मूवमेंट इस देश का इसी माइनिंग सेक्टर से चल रहा था। पूरा नेपाल से लेके और ये आंध्रा और नीचे तेलंगाना नीचे तक बोलते थे कि बालाजी तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक पूरा एक कॉरिडोर बना के रखा था, वो माइनिंग के चलते ये था। अब जब लोगों को लाभ मिलने लगा तो उन्होंने नक्सलियों का कहना बंद कर दिया, बोला नहीं यार ये तो अच्छी चीज है, ये तो हमारा भी सरकार ख्याल रखती है। तो सरकारें वही है, मिनरल्स वही पड़े हुए हैं, बस पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होने के चलते लोगों का भरोसा सरकार पे बढ़ा है। सबसे बड़ा परिवर्तन मैं ये मानता हूं।
जी। और नहीं तो कुछ पार्टियों की, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों की तो पूरी राजनीति इसी पर थी कि जान खनन देंगे पे चल जमीन रही नहीं थी। देंगे, बिल्कुल, हम तो कई देखिए, पूरा पूरा इसी तरह का विरोध। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया उन राज्यों का जहां पर खनन को लेकर ना सिर्फ राजनीति बल्कि माफियागिरी इतनी हद तक बढ़ गई थी कि कहीं ना कहीं माफिया ही सरकार को कंट्रोल कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कई राज्यों में। तो लेकिन खुशकिस्मती इस बात की है कि सब कुछ ऑनलाइन करके पारदर्शिता को बढ़ाया गया और उन माफियाओं से पावर को शिफ्ट करके जो आम लोग हैं वहां तक वो बातें पहुंच पाई हैं। तो उसके लिए तो साधुवाद और धन्यवाद देना ही चाहिए। और ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त उत्तराखंड में हुई है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि खनन एक बड़ा मुद्दा है, ये हमने शुरुआत में कहा था। एक बात और जी, एक लास्ट पॉइंट ये है, पता है कि धामी सरकार कम्युनिस्टों के निशाने पर क्यों है? जी। क्योंकि पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी आने का इनका लेवी सिस्टम बंद हो गया। पूरा नक्सली उसी लेवी पे जो चलते थे ना, जो गैर अवैध खनन से जो लेवी वसूलते थे, तो नक्सलवाद खत्म तो वामपंथी खत्म। जी, अब वामपंथी न खत्म हो इसलिए इनका विरोध भी है, एक वो भी सबसे बड़ा पॉइंट। ये बैकबोन पे चोट की गई है, रीढ़ की हड्डी पर सीधी चोट है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज प्रसून जी आपका। खनन में पारदर्शिता और प्रगति की वजह से ही उत्तराखंड को ये रिवॉर्ड, ये इनाम मिला है। दिवाली के मौके पर उत्तराखंड ने कमाल किया है, 100 करोड़ का इनाम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।